स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक है, जो है इसका लास्ट टॉपिक। इससे पहले मैंने करवाया था फ्लाईव्हील कैलकुलेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको अगर आपने देखना है तो मैं आई बटन के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसको लिंक कर दूंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स जो इसके अंदर मैं कवर करूंगा वो होंगे चॉइस ऑफ ड्राइव, नॉइस, selection of electric motor for any application, characteristics of electric motor, applications। ठीक है, तो पहला है चॉइस ऑफ ड्राइव। चॉइस ऑफ ड्राइव जो है वो बहुत ही जरूरी है, ये 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगी। तो देखते हैं, पहला है स्पीड ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन मशीन्स। ठीक है, स्पीड ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन मशीन्स, जो चलानी है और जो चल रही हैं। ठीक है, जो चलानी है और जो चलेंगी, ये मशीन्स की जो स्पीड है वो जरूरी है। देन कन्वीनियंस, देन स्पेस अवेलेबल, क्लचिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, कॉस्ट। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मेरा ये सिस्टम डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी स्पीड के ऊपर कैसे काम करेगा, कन्वीनियंस कैसे रहेगा, स्पेस कैसे रहेगा, क्लचिंग अरेंजमेंट और कॉस्ट, ये सारे आपस में इंटरलिंक कैसे होते हैं मैं बताता हूं आपको। तो चॉइस ऑफ द मोटर स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर बट आल्सो ओवरऑल कॉस्ट। जो मोटर की जो चॉइस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, क्योंकि वो हमारी परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि ओवरऑल कॉस्ट को भी डिसाइड करेगी। तो स्पीड का क्या हो गया, वो किसको डिसाइड करेगी? ओवरऑल कॉस्ट को भी। तो द डायमेंशंस को भी, एंड देयरफॉर द फर्स्ट कॉस्ट ऑफ अ मोटर for given output are approximately inversely proportional to the speed। ठीक है, तो थंब रूल क्या कहता है कि डायमेंशंस को भी इफेक्ट करेगी। तो जो पहली कॉस्ट होगी वो मोटर के आउटपुट की, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्पीड के। तो स्पीड ऑफ द मोटर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। तो स्पीड और कॉस्ट के अंदर क्या रिलेशन हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब सेम आउटपुट किलोवाट के लिए जो कॉस्ट ऑफ हाई स्पीड मोटर होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू स्लो स्पीड मोटर। ठीक है, इससे क्या निकल के आता है? द कॉस्ट ऑफ हाई स्पीड मोटर फॉर सेम आउटपुट किलोवाट इज लेस देन दैट ऑफ अ स्लो स्पीड मोटर। अब देखो, इंडक्शन मोटर के केस के अंदर क्या होता है, अगर स्पीड कम है तो पावर फैक्टर कम हो जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर जो है हाई स्पीड वाली चूज कर लेंगे। इंडक्शन मोटर अगर हाई स्पीड वाली चूज करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा मेरे को? क्लचिंग और गियर मैकेनिज्म। क्लचिंग और गियर मैकेनिज्म चाहिए होगा तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो उसके लिए मेरे को स्पेस भी एक चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, फिर वो मेरे लिए कन्वीनियंट भी होगा कि नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स आपस में इस तरीके से लिंक होते हैं। ठीक है, तो चॉइस ऑफ ड्राइव के अंदर आ गया मेरे पास स्पीड ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन मशीन्स, जो चलेंगे और जो चलानी है मशीन्स, कन्वीनियंस कितनी रहेगी, स्पेस अवेलेबल कितना रहेगा, क्लचिंग अरेंजमेंट कितना होगा और कॉस्ट कितना होगा। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट है नॉइस। अब नॉइस क्या है? नॉइस वर्कशॉप्स के अंदर, डोमेस्टिक, हॉस्पिटल्स, थिएटर, अप्लायंसेस के अंदर। अब वर्कशॉप्स के अंदर जो नॉइस है वो एज लो एज पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए ताकि जो वर्कर्स का है उनका फटीग कम किया जा सके। ठीक है, अगर वर्कशॉप के अंदर नॉइस बहुत ज़्यादा होगी तो वर्कर्स क्या हो जाएंगे? फटीग की वजह से जल्दी थक जाएंगे। ठीक है, उनके आउटपुट, जो वर्क आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कोशिश करनी है, जितना नॉइस लेवल कम हो सके उतना नॉइस लेवल कम करना है। नेक्स्ट क्या है? डोमेस्टिक, हॉस्पिटल, थिएटर्स। यहाँ पे सारे क्या है, घर पे बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं और हम भी रहते हैं। हम सभी को नॉइस जो है, एक्स्ट्रा नॉइस जो है कभी पसंद नहीं होती। तो नॉइसलेस अप्लायंसेस होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स होते हैं तो वहां पे भी नॉइसलेस होनी चाहिए। थिएटर्स के अंदर क्या है, मूवी स्क्रीन देख रहे हैं तो वहां पे अगर नॉइस हो तो आपको वैसे पसंद नहीं आएगा, तो वहां पे भी जो अप्लायंसेस होंगे कौन से होने चाहिए? नॉइसलेस। तो इन वर्कशॉप्स के अंदर क्या हो गया? एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि वर्कशॉप के अंदर नॉइसलेस लग सकती है, क्योंकि बड़ी मशीन है, नॉइस तो होगी, बट कोशिश करनी है जितनी भी डैम्प कर सके हम उस नॉइस को। आगे बताऊंगा मैं कैसे करनी है। देन डोमेस्टिक, हॉस्पिटल, थिएटर, अप्लायंसेस के अंदर क्या होनी चाहिए? नॉइसलेस। ठीक है, नॉइसलेस होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर?
रीजंस किसकी वजह से नॉइस है, सबसे पहला है बेरिंग्स, वाइब्रेशंस, नेक्स्ट है मैग्नेटिक पल्सेशंस और बैड फाउंडेशंस। ये सारे मेन रीजन हैं किसके, नॉइस के। अब देखते हैं जो बेरिंग्स, वाइब्रेशन और मैग्नेटिक पल्सेशन है, ये तो सारा मैन्युफैक्चरर के वजह से, ठीक है, ये तो सारा रहता है मैन्युफैक्चरर की वजह से। अब बचा कौन सा, फाउंडेशन। फाउंडेशन अगर हम इंप्रूव कर लें तो हमारी नॉइस कम हो सकती है। तो फाउंडेशन कैसे इंप्रूव करनी है, फाउंडेशन हम इस तरीके से इंप्रूव करेंगे कि जो हम मोटर है वो कहाँ माउंट करेंगे, हैवी कंक्रीट के ऊपर या कास्ट आयरन ब्लॉक के ऊपर, या अल्टरनेटिवली ऑन अ फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अ पैड्स। कौन से पैड होने चाहिए, रबर पैड्स या स्प्रिंग्स, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी जो साउंड है वो डैम्प हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो वाइब्रेशंस हैं वो उसको हम ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। कैसे, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मोटर को आते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर हम फ्लेक्सिबल पाइप्स लगा दें, ठीक है, कौन सी लगानी है, फ्लेक्सिबल पाइप्स इंस्टेड ऑफ कंड्यूट पाइप। अगर कंड्यूट पाइप लगाएंगे वो हार्ड होगी, वो कंड्यूट पाइप दूसरे के साथ लगेगी तो वाइब्रेशन ट्रांसफर करते करते साउंड को इंक्रीज करती जाएगी। तो हम वाइब्रेशन को भी डैम्प कर सकते हैं और बैड फाउंडेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये दो फैक्टर रहेंगे जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। बेरिंग्स, अगर बेरिंग्स के अंदर आवाज आ रही है तो हम क्या करेंगे, बेरिंग्स को रिप्लेस कराएंगे विद हेल्प ऑफ वर्कर, इलेक्ट्रिशियन जो टेक्नीशियन आएगा वो बेरिंग्स को रिमूव करेगा, ठीक है। बेरिंग्स की मेंटेनेंस जरूरी है तो बेरिंग्स से रिमूव करेगा। मैग्नेटिक पल्सेशंस वो मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है, वो मैन्युफैक्चरर ही ठीक कर सकता है। हम एक अच्छी मोटर लेके उसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फॉर एनी एप्लीकेशन। किसी एप्लीकेशन के लिए जो सिलेक्शन ऑफ मोटर है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होगी, वो उनको मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ओवरऑल 4 चीज़ों के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिवाइड किया है मैंने। तो कौन कौन से डिवाइड किए हैं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टार्टिंग, रनिंग, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अंदर रनिंग भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी चलेगी मोटर, ठीक है, कैसी रनिंग है उसकी, कॉन्टिन्यूस चलेगी कि पार्शली चलेगी या अल्टरनेटिवली चलेगी। तीसरा है स्पीड कंट्रोल, उसके स्पीड कंट्रोल कैसा होना चाहिए, सॉरी रनिंग वाला मिसिंग हो गया। रनिंग के अंदर क्या है कि रनिंग कैसे रहेगी उस मोटर, ठीक है, रनिंग उसकी कैसे रहेगी, वो कॉन्टिन्यूस रन करेगी या अल्टरनेटिवली रन करेगी, उसका स्टार्टिंग कैसी रहेगी और लास्ट में ब्रेकिंग कैसी रहेगी, ठीक है, कितनी बार रोका जाएगा उसे। तो ये सारे फैक्टर्स चारों के चारों उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देन मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आया तो उसकी बॉडी के ऊपर, पावर ट्रांसमिशन कैसी है और उसकी कूलिंग कैसी है, बॉडी के अंदर एनक्लोजर टाइप कैसा है, उसका नॉइस कैसा है। देन साइज एंड रेटिंग, साइज एंड रेटिंग के ऊपर लोड साइकिल कॉन्टिन्यूस है, इंटरमीडिएट है, वेरिएबल है। लोड साइकिल अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो साइज एंड रेटिंग उस हिसाब से देखना है, इंटरमीडिएट होगा तब भी देखना है, और वेरिएबल है, ठीक है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, उस हिसाब से साइज एंड रेटिंग डिसाइड होगी। देन ओवरलोड कैपेसिटी कितनी है उसकी, ठीक है, उसके बेस पे भी जो साइज और रेटिंग डिसाइड होगा। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गए। चौथा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर इनिशियल कितना है, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, हमने जो कंट्रोल गियर लगाने हैं साथ में उसके लगा के कितना पड़ रहा है, और बाद में रनिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स देखना जरूरी है, ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स देखना जरूरी है। नेक्स्ट है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मोटर्स, मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग, मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, हॉर्स पावर लिमिट एंड वोल्टेज लिमिट, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है उसका स्टार्टिंग मेथड, पहले जो कॉमन मोटर्स है मैं उन्हीं की बात करता हूं। डीसी शंट मोटर है मेरे पास, डीसी सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है। सभी को हमने कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले शंट मोटर को सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगानी है आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर सर्किट हमें पता है कैसा होता है, ये मेरा आर्मेचर सर्किट है, ठीक है। ये यहाँ पे सीरीज में अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूं तो मेरा जो है स्टार्ट हो जाएगी हमारी शंट मोटर, ठीक है। ये मेरी शंट मोटर बन गई पैरेलल में, यानी कि रेजिस्टेंस उसके फील्ड वाइंडिंग। मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट। फील्ड सर्किट के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे फील्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर्मेचर,
ठीक है। तो आर्मेचर के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दो। तो ये दोनों मेथड्स के साथ मेरा क्या हो जाएगा, जो उसकी स्पीड कंट्रोल इजीली हो जाएगी। हॉर्स पावर की लिमिट है 25 के और वोल्टेज लिमिट है 3 kV। नेक्स्ट है सीरीज मोटर। सीरीज के अंदर भी क्या है, सीरीज के अंदर मेथड ऑफ स्टार्टिंग में आ जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस या सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल क्या है, फील्ड टैपिंग, फील्ड डाइवर्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। ये मेथड मैंने अभी बताया आपको, फील्ड टैपिंग कैसे करनी है, वेरिएबल रेजिस्टेंस सीरीज कैसे लगानी है। फील्ड टैपिंग इज जस्ट नथिंग, ये हमारे पास फील्ड लगी है, इसको टैप करना है हमने। जितनी फील्ड बढ़ा देंगे उतनी मेरे पास आर्मेचर की स्पीड बढ़ जाएगी और जितनी फील्ड कम कर देंगे उतनी स्पीड कम हो जाएगी। देन इसकी हॉर्स पावर कितनी है, 3 के और 1.5 kV तक यूज होती है। नेक्स्ट है कंपाउंड मोड। कंपाउंड सीरीज और पैरेलल का मिक्स होता है, इसे कंपाउंड बोल देते हैं इसे। इसके अंदर हम स्टार्टिंग का ऐसे मेथड है इसका, सीरीज रेजिस्टेंस इन आर्मेचर। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, एवरीवन इज नो। आर्म मैंने शॉर्ट लिखा है आर्मेचर के लिए। आर्मेचर के अंदर अगर सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस एक और लगा दूं, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, कंपाउंड मोटर वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इन शंट फील्ड, शंट फील्ड के अंदर अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दूं तो मेरा इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। या सीरीज फील्ड डाइवर्टर, यहाँ पे फील्ड डाइवर्टर लगा दूं सीरीज के अंदर तो मेरे पास स्पीड इसकी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर हॉर्स पावर लिमिट कितनी है, 3000 और वोल्टेज लिमिट कितनी है इसकी, 1.5 की। नेक्स्ट एसी मोटर्स। एसी मोटर को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज सीरीज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज सीरीज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। मेथड ऑफ स्टार्टिंग, रिपल्शन स्टार्ट, पोल शेडिंग, फेज स्प्लिटिंग। फेज को स्प्लिट कर दो, चाहे कैपेसिटर और इंडक्टर लगा के या कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगा के। स्पीड कंट्रोल मेथड कैसा है, सीरीज के अंदर वोल्टेज ड्रॉप करना है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज इंपीडेंस, सीरीज इंपीडेंस के अंदर अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप करवा दूं, ठीक है, ये अगर मेरा वोल्टेज है, यहाँ पे सीरीज इंपीडेंस लगी हुई है, यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप करवा दूं तो मेरे पास इसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। हॉर्स पावर है 3 और वोल्टेज लिमिट कितनी है, 250 वोल्ट। सिंगल फेज सीरीज मोटर के अंदर वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई के साथ मेरी स्पीड कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, और इसी के साथ मेरा मेथड ऑफ स्टार्टिंग होता है। हॉर्स लिमिट 3 और 250। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर DOL, रिड्यूस वोल्टेज और सॉफ्ट स्टार्टर। DOL हम सबको पता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ठीक है, रिड्यूस वोल्टेज के साथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और सॉफ्ट स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने इस सर्किट को यूज किया था, जो हमारे फेज को स्प्लिट करता है और उस हिसाब से उसको कंट्रोल सप्लाई देता है, ठीक है। अब मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, वोल्टेज, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, स्टेटर रोटर कंट्रोल, ठीक है। स्टेटर की वोल्टेज कंट्रोल कर लो, चाहे रोटर के रेजिस्टेंस कंट्रोल कर लो, या पोल चेंज कर लो, या फ्रीक्वेंसी चेंज कर लो। तो इसका ये 1, 2 और ये 3, इनका एक ही फॉर्मूला है, NS इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल्स, ठीक है। अब जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतनी स्पीड बढ़ जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी उतनी फ्रीक्वेंसी स्पीड जो है कम हो जाएगी। जितने पोल बढ़ेंगे उतनी स्पीड कम रहेगी, जितनी पोल कम हो जाएंगे उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन, आपको याद भी रखना है। NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। और वैसे हम कैसे लिखते हैं, NS इज इक्वल टू 120F/P, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ये नोट भी करना है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। डोमेस्टिक के अंदर हमारे पास जो यूज होती हैं यूनिवर्सल मोटर्स होती हैं, जो हमारे मिक्सर्स वगैरह में यूज होती हैं, ठीक है। क्रेन्स के अंदर जो यूज होती है DC सीरीज मोटर होती है, कंपाउंड मोटर यूज होती है। DC सीरीज मोटर हमें याद रखनी है, ट्रैक्शन के अंदर भी यूज होती है। DC सीरीज मोटर कहाँ पे यूज होती है, ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरे पास लिफ्ट्स। लिफ्ट्स के अंदर मेरे पास कौन सी यूज होती है, लिफ्ट हम सभी ने पता है कि लिफ्ट कहाँ कहाँ पे होती है, बिल्डिंग्स के अंदर होती है, थिएटर के अंदर होती है, मॉल्स के अंदर होती है, हर जगह पे हमें मिलती है। तो उसके अंदर जो मोटर है वो हमें याद रखनी है, DC कंपाउंड वाउंड एंड AC स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर यूज होती है, ठीक है। आगे लेथ के अंदर कौन सी होती है, मिलिंग के अंदर कौन सी यूज होती है, और ग्राइंडिंग के लिए कौन सी यूज होती है। इन सभी के लिए यूज होती है DC शंट और स्क्विरल केज। कौन सी, DC शंट और स्क्विरल केज। आगे है प्लेनर्स। प्लेनर्स जो होते हैं वो हमारे कारपेंटर्स जो लेके आते हैं कटिंग करने के लिए टूल, उसी तरीके के होते हैं।
ऐसे बोल देते हैं जो मोटर यूज होते हैं, शंट मोटर यूज होती है या कंपाउंड वाउंड मोटर यूज होती है। ठीक है, डीसी के लिए ये कौन किसके लिए यूज होगी, डीसी के लिए। ये दोनों किसके लिए यूज हो गई, डीसी के लिए। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एज द नेम सेट्स फॉर एसी। ठीक है, तो एक बार फिर से, क्रेन्स के लिए डीसी सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, लिफ्ट्स के लिए डीसी सीडब्ल्यू एंड एसी स्लिप रिंग मोटर। सीडब्ल्यू अभी आपको मैंने शॉर्ट बताया था, कंपाउंड मोटर यानी यूज किया है। लेथ मिलिंग ग्राइंडिंग के लिए डीसी शंट और स्क्विरल प्लेनर्स के लिए हमारे पास शंट और कंपाउंड मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है मेरे पास पंचेस, प्रेसेज एंड शेयर्स के लिए स्लिप रिंग मोटर यूज होगी, स्क्विरल गेज मोटर यूज होगी, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज होगी। ठीक है, शेपर्स के लिए कौन सी यूज होगी, कांस्टेंट स्पीड स्क्विरल केज मोटर। ड्रिलिंग मशीन्स के लिए यूज होगी कांस्टेंट स्पीड स्क्विरल केज मोटर, डीसी और मल्टी स्पीड एसी मोटर। ब्लोअर्स एंड फैंस के लिए यूज होगी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। एयर कंप्रेसर के लिए मेरे पास मिलती है स्क्विरल केज जब हमारे पास स्मॉल है, और स्लिप रिंग एंड सिंक्रोनस जब हमारे पास लार्ज यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ड्रिलिंग मशीन सभी को पता है कौन सी हैं, इसके अंदर कांस्टेंट स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज होती हैं, और डीसी शंट मोटर भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अभी मैंने बताया था डीसी सीरीज मोटर यूज होती है सब अर्बन के लिए, बट मेन लाइन के लिए इसे सिंगल एसी फेज एसी यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल कम करना पड़ता है, इसके अंदर कंट्रोल ज्यादा है डीसी सीरीज के अंदर, तो इसलिए सब अर्बन के लिए उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है होस्ट वर्क के लिए, जो एक चेन के साथ पुली सिस्टम हम यूज करते हैं लिफ्टिंग के लिए, तो वहां पे यूज हो गया 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लास्ट है पंप्स के लिए, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर यूज होती है पंप्स के लिए। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आपने याद रखना है। पंप्स जब ये कौन सी मोटर्स होती हैं जो ड्रिप प्रूफ होती हैं, टोटली एनक्लोज्ड और सरफेस कूल्ड होती हैं। ठीक है, वो होती है पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। दूसरी यूज होती है स्क्विरल केज, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो होते हैं पानी निकालने के लिए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहाँ पे होगी, रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग होगी जो वर्क रिपीट हो रहा है, जैसे सॉ है, सॉ मैकेनिज्म जैसे आ रहा है जो लकड़ी काटने का काम है, तो वहां पे कौन सी यूज हो जाएगी मेरे पास, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए, लेक्चर 5, जिसके अंदर मैं एमसीक्यू कवर अप करूंगा इलेक्ट्रिक ड्राइव के। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्विक बिट्स के लिए। तब के लिए टेक केयर। अगर कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिए।